कवि रामधारी सिंह की कविता हमारे कृषक का आज हम सारांश और व्याख्या पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, जेठ हो कि पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं, छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं। हमारे कृषक अर्थात हमारे देश के किसानों की दुर्गति के ऊपर कवि ने यह कविता लिखी है कि चाहे जेठ हो कि पूस, अर्थात चाहे जेठ की चिलचिलाती धूप का महीना हो या पूस माह की कड़कड़ाती ठंड हो, हमारे देश के किसानों को किसी भी मौसम में आराम नहीं होता। चिलचिलाती धूप में भी उसे अपने खेत में लगी फसल की साज संभाल करना होता है और वैसे ही ठंड में भी उसे अपनी फसलों को देखना होता है, देखभाल करना होता है। और यही किसान जो दूसरों को अपनी मेहनत से भोजन, पेट भरने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा देते हैं, उसके जीवन में क्षण भर का आराम नहीं होता और न ही उसे कभी ऐसा वक्त मिलता है वह अपने साथी बैलों से कभी दूर रह सके। उसका सारा जीवन खेत, फसल और बैलों में ही बीत जाता है और दूसरों को सुख और आराम पहुंचाने वाले किसान का जीवन कितना दुखपूर्ण है। यहाँ एक नया शब्द आया है, याम। याम का अर्थ है वक्त, समय या पहर, अर्थात ऐसा कोई पहर किसान के जीवन में, कृषक के जीवन में नहीं आता कि वह कभी बैलों से दूर रह सके, अर्थात अपने काम से दूर हो, अपने काम से अलग हो। वह निरंतर खेती किसानी के काम में लगा ही रहता है। अगली पंक्ति है, मुख में जीव, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। कि किसान भी एक सामान्य व्यक्ति है, उसके भी मुख में जीभ है, उसे भी स्वादपूर्ण खाना अच्छा लगता है और यह सब प्राप्त करने के लिए उसकी भुजाओं में शक्ति है, उसके हाथों में ताकत है। इस सब के बावजूद भी उसके जीवन में सुख का कोई नामो निशान नहीं है। एक शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी जीवन में सुख प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह एक किसान है और किसान के जीवन बहुत ही दयनीय है। हर वक्त काम करता है, दूसरों को भोजन कराता है, दूसरों के लिए अन्न जुटाता है, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं। उसके मुख में जो जीव है उसके लिए स्वाद का प्रश्न ही नहीं उठता और तो और उसके लिए वस्त्र भी नहीं है। वह खुद दूसरों के लिए कपास उगाता है, कपड़े बुनते हैं, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वही किसान, उसके पास अपना शरीर ढकने के लिए भी एक कपड़ा नहीं होता। फटे पुराने तार तार कपड़ों में वह हमेशा दिखाई देता है। सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं और उसे पेट भर भोजन तो बहुत दूर की बात है, उसे सूखी रोटी भी नहीं मिलती पेट भरने के लिए। अर्थात यहाँ पर कवि ने कृषक की, हमारे कृषकों की दुर्दशा को बहुत ही मार्मिक तरीके से दर्शाया है। अगली पंक्ति है, बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीभ, आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं। एक किसान के लिए बैलों के बिना रहना एक असंभव सी बात है। बैल और किसान, किसान और बैल दोनों का एक अटूट संबंध है। एक किसान बिना बैल के अपना जीवन नहीं जी सकता और बैल को भी एक किसान के यहाँ छत्र छाया मिलती है। ये दोनों एक दूसरे के बंधु हैं और ना जाने इनका जीवन कैसे बीत जाता है, वर्ष भर कैसे बीत जाता है। इतने संघर्षपूर्ण जीवन में दोनों का समय, साल भर का समय तो कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। बंधी जीभ और जीभ उनकी बंधी है। बैल भी काम करता है, भोजन पर कम ध्यान देता है और किसान भी अन्न उगाता है, अनाज उगाता है, लेकिन उसकी जीभ बंधी हुई है। वह न खाता है न बातें करता है। आंखें विषम, गम खा शायद आंसू पीते हैं और आंखों में अनेकों सपने हैं, लेकिन वो सपने कभी पूरे नहीं होते, विषम ही रहते हैं, मतलब कभी भी मिलते नहीं हैं।
और वे सपने पूरे न होने पर वे दुख के आंसू पीकर दोनों ही रह जाते हैं। अगले पद में हम देखेंगे कि यहाँ तक तो कवि ने किसान की दुर्दशा बताई और किस प्रकार बैल उसका बंधु होता है और दोनों किस प्रकार अपने जीव को बांधे एक दूसरे का काम करते रहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि ने किसान के बच्चों के बारे में बताया कि जो दुख एक किसान झेलता है, जो आंसू वह पीता है, वही आंसू अपने बच्चों को भी देता है। पंक्ति इस प्रकार है, पर शिशु क्या सीख न पाया अभी जो आंसू पीना, चूस चूस सूखा स्तन माँ का, सो जाता रो विलप नगीना। कि शिशु जो छोटा बच्चा है वह तो अभी बहुत छोटा है, उसने अभी आंसू पीना, अपनी इच्छाओं को न पूरा करना सीखा नहीं है, आंसू पीना सीखा नहीं है। वह इतना छोटा है कि अभी माँ का दूध पीता है और माँ जो एक कृषक की पत्नी है वह भी इतनी कमज़ोर है, वह स्वस्थ माँ नहीं है, उसका शरीर सूखा है और उसके स्तनों में बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं है और वह छोटा बच्चा यह समझता नहीं है और माँ का सूखा स्तन ही पीता है और पीकर रो रो कर विलाप करके सो जाता है। वह तो नगीना है, माँ और पिता का आंखों का तारा है, लेकिन माता और पिता दोनों विवश हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। आगे की पंक्ति में कवि ने किसान के बच्चे की माँ की विवशता को बताया है कि किसान के बच्चे की माँ कितनी विवश है, कितनी मजबूर है। विवश देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उड़ जाती, अपना रक्त पिला देती यदि फटती आज वज्र की छाती। किसान की पत्नी भी असहाय है, वह भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती क्योंकि वह कमज़ोर है। वह अपनी आंचल की ओट में से देखती है कि वह नन्हा बच्चा किस प्रकार मचल रहा है दूध पीने के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन उसके स्तनों में दूध नहीं है और उस विवश माता का बस चलता अपना खून पिलाकर बच्चे का पेट भर देती और उसकी पत्थर जैसी छाती फट जाती, लेकिन यह असंभव है। माँ मजबूर है, आंचल की ओर से बच्चे की नन्हे बच्चे की तड़प देखती है और चुप रह जाती है। आगे कवि ने समग्र कृषकों के बच्चों के बारे में बताया है कि कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है, दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती है। कि केवल एक कृषक की स्थिति यह नहीं है, सारे किसानों की यही हालत है कि उनके छोटे छोटे जो बालक हैं, अबोध जो शिशु हैं, जो दूध पीकर ही बड़े होते हैं, वे दूध के अभाव में मर जाते हैं और उनके कब्र में भूखी हड्डी भी दूध के लिए रोती रहती है और दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती है और सारी रात भर वे दूध दूध के लिए तरसते रह जाते हैं और मर जाते हैं। अगली पंक्ति इस प्रकार है, उन्होंने सामाजिकों को इंगित करते हुए कहा है कि वे किस प्रकार बहरे हैं, मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और मंदिरों से अर्थ हम यहाँ बड़े बड़े मकानों हवेलियों से लगाएंगे। तो कवि कहते हैं कि दूध दूध और वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ, दूध दूध तारे बोलो इन बच्चों के भगवान कहाँ। कवि कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, मंदिर हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बहरे भी हैं और पत्थर दिल हैं। वे इन छोटे छोटे नन्हे बालकों की इच्छाओं को न समझते हैं, न सुनते हैं, न उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मंदिरों में रहने वाले ये बहरे और पत्थर दिल इंसान हैं। कवि निराश होकर सामाजिकों से, दुनिया वालों से निराश होकर इन तारों से ही बात करते हैं कि ये तारे तुम ही बताओ कि ये जो बच्चे छोटे छोटे बालक दूध के लिए तड़प रहे हैं, इनकी गुहार सुनने वाले, इनकी प्रार्थना सुनने वाले भगवान कहाँ रहते हैं, तुम ही बताओ।
इस प्रकार कवि ने प्रकृति से भी इन बच्चों के लिए प्रार्थना की है। आगे वे गंगा मैया से ही कहते हैं कि हे गंगा मैया, तुम ही इन बच्चों को दूध पिला दो। दूध दूध गंगा तू ही अपनी पानी को दूध बना दे। दूध दूध उफ, कोई है तो इन भूखे मर्दों को जरा मना दे। और कवि गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, तुम ही अपने पानी को दूध बना दो और इन बच्चों को दूध पिला दो। चारों तरफ दूध के लिए, पेट भरने के लिए तकलीफ में बच्चे मुर्दे बने फिर रहे हैं, जैसे उनमें जान नहीं है। हे गंगा मैया, तुम ही इन बच्चों को दूध पिला दो, अपने पानी को दूध बना दो और इन छोटे नन्हे नादान बालकों को तुम ही समझा दो। आगे इस प्रकार है, दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से। दूध दूध हे देव गगन के, कुछ बूंदे टपका अंबर से। अब कवि आकाश से प्रार्थना करते हैं कि दूध दूध, चारों तरफ दूध के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, बच्चे दूध के बिना मर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया सोती है। सोती है मतलब बेखबर है। उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई परेशानी नहीं, कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं और ये दुनिया सोई है। मैं किस घर में जाऊं और किससे मांगू तुम्हारे लिए दूध, और कौन इस आवश्यकता की पूर्ति करेगा? कोई नहीं करेगा। हे गगन, हे आकाश, तुम ही कुछ करो और आकाश से, अंबर से दूध टपका दो, दूध गिरा दो। तुम ही कुछ कर सकते हो। इस धरती पर मनुष्य तो पत्थर दिल है। इसलिए कवि ने यहाँ पर आकाश से, गगन से इन किसानों के बच्चों के लिए, भूखे बच्चों के लिए, नादान बालकों के लिए दूध की मांग की है। अब कवि अंतिम पद में निराश हो जाते हैं समाज से, दुनिया वालों से, घरों से और प्रकृति से भी। और अंतिम पद में वे स्वयं कहते हैं कि हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते हैं। दूध दूध है वत्स, तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। और कवि अंतिम पद में बोलते हैं कि व्योम के, आकाश के मार्ग से हट जाओ और बादलों के रास्ते से मैं स्वयं स्वर्ग से जाकर दूध लूट कर लाऊंगा। दूध दूध है वत्स, और छोटे छोटे बालकों जो तुम दूध के लिए तड़प रहे हो, वह दूध मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। मैं स्वर्ग से जाकर लूट कर लाऊंगा। यहाँ पर कवि ने लूटने शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। और वे व्योम के रास्ते से, बादलों के पथ से स्वर्ग जाकर बच्चों के लिए, कृषक के बच्चों के लिए दूध लूट कर लाने की बात कह रहे हैं। और उन बच्चों को दिलासा, ढांढस बंधा रहे हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे लिए दूध खोज कर लाऊंगा। हे बालकों, चुप रहो। हे कृषक के बालकों, तुम शांत रहो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूंगा। तो हम देखते हैं कि कवि ने इस मार्मिक कविता में इतने सुंदर तरीके से एक किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किस प्रकार वे पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित होते जाते हैं, गरीब से गरीब होते जाते हैं, और वे 2 वक्त की रोटी, शरीर पर एक साबुत कपड़ा भी नहीं जुटा पाते हैं, और अपने बालकों को बेसिक चीज दूध भी पिला सकने में असमर्थ होते हैं। जबकि हम देखते हैं कि हमारे देशवासी बहुत गर्व से कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश की कृषि की धुरी जो किसान है उसकी यह दुर्गति है। अब हम अगली पाठ्य सामग्री की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपको प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्यांश में लिखिए। जिसके लिए यहाँ पर इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं और जिनके उत्तर भी लिखे हैं, और यह प्रश्न उत्तर आपको सारांश लिखने में भी सहायता करेंगे और ससंदर्भ व्याख्या करने में भी सहायता करेंगे। और यहाँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में ही
लिखने होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हम अगले चरण में पहुंचते हैं। दूसरा प्रश्न आता है ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो आपको पूरी किताब में से 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है। तो यहाँ आप वीडियो के पहले भाग का सहारा ले सकते हैं। और तीसरा प्रश्न आता है कविता का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कविता का सारांश बिंदु रूप में पॉइंट वाइज बना दिया गया है, जिससे आपको पूरी सहायता मिल सकती है। और चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको 2 शीर्षक दिए जाएंगे, उसमें से एक पर टिप्पणी लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं टिप्पणी लिखने का फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि जो भी आपको 2 शीर्षक दिए जाते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, सबसे पहले जो भी प्रश्न आप टिप्पणी लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखिए। उसके बाद उस शीर्षक का परिचय लिखेंगे कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। उसके बाद कविता और कवि का नाम लिखिए और एक संक्षिप्त रूप से उस शीर्षक के विषय में कविता के आधार पर आपको टिप्पणी तैयार करना है, जो 5 अंक के लिए एक प्रश्न होगा, जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो इस प्रकार छात्रों यह पाठ्य सामग्री पूरी होती है। मुझे आशा है आपको यह जरूर उपयोगी होगी। इस कविता की विशेषता यही है कि कवि अत्यंत संवेदनशील हैं और उन्होंने यही संवेदना अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से सामान्य जनता, समाज और दुनिया की तरफ, देश की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया है कि हमें अपने देश के किसानों को खुश रखना चाहिए, खुश देखना चाहिए, उनका उद्धार करना चाहिए। जो हमारा उद्धार करता है उसकी जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी है। और यही संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए और उन लोगों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारी सेवा, सहायता अप्रत्यक्ष रूप से करते रहते हैं। जिस प्रकार एक किसान हम सबके लिए भोजन और वस्त्र का निर्माण करता है, उपलब्ध कराता है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और शरीर को ढकने के लिए वह तार कपड़े पहनता है। उसके बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं और वह सदैव गाय, बैल, उनके बछड़ों के साथ ही अपना जीवन बिताते हैं। क्या उन किसानों को अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने का हक नहीं है? क्या हमें उन लोगों के बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए? क्या उनकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? ये सारे सवाल इस कविता के माध्यम से कवि ने हर पाठक, हर श्रोता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह बहुत ही संवेदनशील संदेश कवि हम तक पहुंचा रहे हैं।